नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इतिहास की क्लास में। आज हमारा टॉपिक है स्थायी बंदोबस्त, जो भू राजस्व एकत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा जो व्यवस्था की गई और इसे जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में बंगाल में लागू किया गया। तो उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि यह स्थायी बंदोबस्त क्या था और इसको क्यों लागू किया गया, इसकी क्या विशेषताएं थी और इसके गुण और दोष क्या थे। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो स्थायी बंदोबस्त के बारे में जानने से पहले इसकी पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। तो स्थायी बंदोबस्त, जिसे इस्तमरारी व्यवस्था भी कहा जाता है, यह व्यवस्था लागू क्यों की गई, इससे पूर्व क्या व्यवस्था थी। तो इससे पूर्व की थोड़ी पृष्ठभूमि में देखें तो 1765 ईस्वी में कंपनी को, ब्रिटिश कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी प्राप्त हुई थी, तो वहाँ पर जो है लगान वसूली के लिए या भू राजस्व वसूली के लिए उन्होंने अपने तरीके से व्यवस्था की। और इसके बाद 1773 ईस्वी में जब वारन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल थे, तो उस समय इन्होंने एक नई व्यवस्था शुरू की। इन्होंने जो है जमींदारों के साथ एक कांटेक्ट किया नई व्यवस्था के रूप में, और जमींदारों को जो है भू राजस्व वसूली का अधिकार दे दिया। लेकिन इसमें जो भूमि थी उससे जो है जमींदारों की संपत्ति नहीं माना गया था, यानी कि जो भूमि थी उस पर जमींदार का वास्तविक अधिकार नहीं था, न तो उससे बेच सकता था, न गिरवी रख सकता था और न ही हस्तांतरित कर सकता था। हाँ, वह भू राजस्व वसूल करने के लिए अधिकारी था। और इसके साथ यह भी व्यवस्था थी, वारन हेस्टिंग्स द्वारा की गई व्यवस्था, कि अगर कोई जमींदार समय पर लगान या भू राजस्व निर्धारित समय पर निर्धारित रकम जमा नहीं करवा पाता है, तो जो है उसकी ज़मीन को नीलाम किया जाएगा और जो भी ऊंची बोली लगाएगा उसको जो है वह ज़मीन हस्तांतरित कर दी जाएगी। तो इसमें इसकी सबसे वारन हेस्टिंग्स द्वारा जो व्यवस्था लागू की गई 1773 ईस्वी में, इसमें सबसे बड़ी कमी यह थी कि जिसके पास, जमींदार के पास जो भूमि थी, क्योंकि वह स्थायी नहीं थी, कभी भी अगर वो राजस्व चुकाने में असमर्थ होता है या समय पर नहीं चुका पाता है, तो उसे हमेशा भय बना रहता था कि कहीं उसकी भूमि जो है उससे छिन न जाए। तो जो है विशेष रूप से जो है उससे पर ध्यान वह देता था। लेकिन ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जैसे कई जमींदार जो है समय पर भू राजस्व जमा नहीं करवाए गए और उनकी भूमि जो है नीलाम की गई, जिसका दुष्प्रभाव ये पड़ा कि जमींदारों ने जो है खेती पर या कृषि भूमि पर जो है ध्यान देना ही बंद कर दिया, जिससे कंपनी को कुछ समस्याएं पैदा हुई। तो और ये 1 वर्ष के लिए होती थी व्यवस्था, और हमेशा ये डर बना रहता था कि क्या ही कहीं जो है मेरे हाथ से ज़मीन न निकल जाए, ये भी भय बना था। तो इस प्रकार ये व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से स्थायी नहीं थी। अब व्यवस्था जब 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल बनकर आते हैं, तो उसे कंपनी के अधिकारियों द्वारा ये स्पष्ट निर्देश दिया जाता है कि वह जो जमींदारों के साथ कुछ उदारतापूर्ण व्यवहार करे या उदारतापूर्ण समझौता करे, जिससे जो है जमींदार उसके प्रति संतुष्ट रहे और राज्य को जो है निश्चित जो है समय पर निश्चित भू राजस्व प्राप्त होता रहे। तो इसके लिए उसको स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। और जब 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल बनकर भारत आते हैं, तो जो है वह इसका सर्वेक्षण करवाते हैं, और इसके लिए जो है उनको 2 महानुभावों का, विशेषज्ञों का साथ मिलता है। एक जो उस समय अधिकारी थे, एक सर जॉन शोर, जो उस समय राजस्व अधिकारी थे, अध्यक्ष थे राजस्व मंडल के, और दूसरा जो है जेम्स ग्रांट, जो सिरस्तेदार था। तो इनका उनको भरपूर सहयोग मिलता है, और इनके सहयोग से जो है वह इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन, बदलाव करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि अभी जो है उन्हें पूरी तरह से जानकारी नहीं है,
तो जो है वो और ज़्यादा समय के लिए जानकारी प्राप्त करके एक अच्छी व्यवस्था लागू करने के लिए प्रयास करते हैं। तो जो है पहले जो निर्धारित 1 वर्षीय व्यवस्था थी उसे ही लागू रहने दिया गया जब तक कि कोई नई योजना नहीं बन जाती। तो उनको इन जानकार अधिकारियों के सहयोग से जो है उन्होंने भूमि का से सर्वेक्षण करवाया और जो पहले जिले जो थे वह 35 थे, तो इन जिलों की संख्याओं को उन्होंने घटा दिया, वो 35 की जगह जो है 23 कर दिए, 35 से 23 जिले कर दिए इन्होंने। और इसके साथ साथ इन जिले के जो कलेक्टर नियुक्त किए गए और उन कलेक्टरों को जो है दीवानी न्यायालय का अधिकार भी दे दिया गया, जहां पूर्व में कलेक्टरों को दीवानी न्याय नहीं दिया गया था। तो इस बार जो है कॉर्नवालिस ने कलेक्टरों को जिलों में नियुक्त किया और इसके साथ साथ इनको दीवानी न्याय का अधिकार भी दिया और कलेक्टरों को ये अधिकार दिया गया था कि वह 200 रुपये तक का दीवानी मामला जो है अपने स्तर पर सुलझा सकते हैं। और इसके साथ साथ इन कलेक्टरों के वेतन में भी वृद्धि की गई ताकि जो है वो अच्छी तरह से काम कर सके। और इसके साथ साथ जो कंपनी को जो भू राजस्व प्राप्त होता था उसका जो उसमें भी इनको जो है अतिरिक्त जो राजस्व प्राप्त होता था उसके रूप में ही उनको जो है उसकी वसूली के रूप में जो है उसको कमीशन देना प्रारंभ कर दिया। और इन सारी चीज़ों में जो है जिससे जो है कलेक्टरों की शक्ति में भी वृद्धि की गई। तो इस प्रकार एक नई व्यवस्था अब शुरुआत हो रही है, प्रारंभ हो रही है। तो अब तक जो पूर्व में चली आ रही 1 वर्षीय व्यवस्था थी उसे ही लागू रहने दिया गया क्योंकि अभी तक कोई व्यवस्था ढंग की बन ना पाई थी। तो आगे जो है इन्होंने जो है जब विचार विमर्श किया तो 2 तरह की विचारधाराएं सामने आई, एक जेम्स ग्रांट की विचारधारा और दूसरी जो है सर जॉन सॉर की विचारधारा। तो जेम्स ग्रांट का ये मानना था कि जो जमींदार है उनको न तो भू स्वामी माना जाता है क्योंकि उसके पास जमीन का वास्तविक उसका अधिकार नहीं, उस पर उसे वह तो न बेच सकता है, न ही गिरवी रख सकता है और न ही हस्तांतरण कर सकता है, तो वह वास्तविक भूमि का अधिकारी नहीं। और इसके साथ साथ वो राजस्व वसूल करने का भी अधिकारी नहीं है। इसलिए यह व्यवस्था जो है जमींदारों के साथ कोई व्यवस्था नहीं की जाए, एक कुछ समय के लिए नहीं, स्थायी नहीं, बल्कि दीर्घ समय के लिए, लंबे समय के लिए जो है एक व्यवस्था लागू की जाए। यह सर जॉन जेम्स ग्रांट का मानना था, विचार था इस विचारधारा में। दूसरा जो था सर जॉन सॉर की विचारधारा, उसके अनुसार इसमें यह था कि भूमि का स्वामी जो है जमींदारों को ही माना जाए और भू राजस्व की मांग संविदा के सिद्धांत पर आधारित हो और इसके साथ साथ जमींदारों को जो है उत्तरदायित्व सौंप दिया जाए लगान वसूली का या भू राजस्व वसूली का। तो ये सारी व्यवस्था है होनी चाहिए। इसके अलावा लॉर्ड कॉर्नवालिस वह स्वयं भी इस चीज़ों के कुछ जानकार थे क्योंकि वह इंग्लैंड में जो है भूस्वामी रह चुके थे और वह भारत के जमींदारों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते थे कोई नई व्यवस्था लागू करके जो ब्रिटिश कंपनी के प्रति पूर्णतः वफादार हो, स्वामी भक्त हो, ऐसा एक वर्ग, जमींदारों का वर्ग या एक नया वर्ग पैदा करना चाहते थे जो ब्रिटिश कंपनी के प्रति वफादारी का कार्य कर सके। तो इन सारे बातों को लेके जो है और इसके साथ साथ जो पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 ईस्वी का, तो उसमें भी जो लगान भू राजस्व व्यवस्था के बारे में बातें कही गई थी, उसमें भी स्थायी लगान या भू राजस्व व्यवस्था की बात कही गई थी, जिससे जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस इस बात से भी प्रभावित था। और दूसरी बात ये भी थी कि जो वार्षिक व्यवस्था की गई थी उसमें हर साल जो है फिर से सर्वेक्षण कराया जाता था और फिर से जो है लगान या राजस्व भू राजस्व निर्धारित किया जाता था, जिससे समय और धन की दोनों ही अपव्यय होता था, खर्च होता था। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक नई व्यवस्था जिसे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भी कहा जाता है और इसके साथ साथ इसको इस्तमरारी व्यवस्था भी कहा जाता है। तो इन्होंने प्रारंभ में इस व्यवस्था के लिए जो है किसानों से 1790 ईस्वी में
1790 ईस्वी में इन्होंने एक किसानों से एक समझौता किया, सॉरी जमींदारों से एक समझौता किया, और इस समझौते के अंतर्गत जो है उन्होंने 10 वर्ष के लिए जमींदारों को भू राजस्व का अधिकार दिया गया, 10 वर्ष के लिए। और इसके साथ साथ ये भी तय किया गया, या उन्होंने अपनी व्यवस्था को समझाते हुए या उसके अपनी व्यवस्था यानी कि स्थायी बंदोबस्त के बारे में बताते हुए कहा कि ये अभी तो 10 वर्ष के लिए ही लागू किया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि आगे जो है इसको स्थायी कर दिया जाए। तो ये व्यवस्था उन्होंने जो है की, और उसके बाद जो है यानी कि 3 साल बाद 1793 ईस्वी में 1793 ईस्वी में जब इनको स्थायी करने की बात कही गई, तब जो है सर जॉन ने इस बात का विरोध किया, क्योंकि वह स्थायी बंदोबस्त के पक्ष में नहीं थे, तो इन्होंने उसका विरोध किया। तब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे डुडास, जिसका नाम था डुडास, तो डुडास ने क्या किया कि पत्र लिखकर या किसी भी माध्यम से, जो उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, उससे जो है विचार विमर्श किया और इस स्थायी बंदोबस्त के बारे में जानकारी दी, और उनको जो स्थायी बंदोबस्त के लिए राजी कर लिया। विलियम पिट यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उनको जो है राजी कर लिया। और उसके बाद कॉर्नवालिस ने, जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने इस व्यवस्था को लागू करने का आदेश दे दिया, तो उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है वह इस व्यवस्था को लागू किया 22 मार्च 1793 ईस्वी में, 22 मार्च 1793 में। और यह जो है व्यवस्था बंगाल जिसके अंतर्गत बिहार और उड़ीसा भी बंगाल के ही अंतर्गत आते थे, तो जो है सबसे पहले इन्होंने जो है बंगाल में जो है यह व्यवस्था प्रारंभ की। उड़ीसा, बंगाल में 22 मार्च 1793 ईस्वी को इस स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, इस व्यवस्था को लागू किया गया। और इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का जो संपूर्ण क्षेत्र था उसका 19% भूभाग इस व्यवस्था के अंतर्गत यानी कि स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आता था। तो इस प्रकार स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया। अब स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत क्या क्या व्यवस्थाएं थी, इसकी क्या व्यवस्थाएं थी, तो उसकी व्यवस्थाओं के बारे में बात करें तो स्थायी व्यवस्थाओं के बारे में कि इनमें जो है स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत क्या क्या व्यवस्था की गई। तो इसमें यह व्यवस्था, पहली व्यवस्था ये की गई स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत कि इसमें जो है पहला व्यवस्था ये थी कि जमींदार भूस्वामी, यानी कि स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार को जो है भूमि का स्वामी माना गया और भूमि को संपत्ति माना गया, और जमींदार को यह अधिकार दिया गया कि वह जो है अपनी इस संपत्ति यानी कि भूमि को गिरवी रख सकता है, बेच सकता है और हस्तांतरित भी कर सकता है। तो इस प्रकार जो है इसमें जमींदार को अधिकार दिया गया और इसको वास्तविक स्वामी माना गया। और लेकिन इसके साथ साथ शर्त ये भी एक जोड़ी गई कि अगर वह नियमित रूप से राजस्व, भूमि का राजस्व चुकाता नहीं है या जमा नहीं करवाता है, तो जो है उस राजस्व की वसूली के लिए सरकार अर्थात ब्रिटिश कंपनी उस के क्षेत्र को राज्य को बेचा जा सकता है, उसकी नीलामी की जा सकती है और उसको बेचा भी जा सकता है। यानी कि भू राजस्व न जमा कराने की स्थिति में जो है इसको बेदखल करके उसका जमीन की, भूमि की नीलामी की जा सकती है। लेकिन व्यवस्था ये थी कि जब तक अगर वो सही समय पर निश्चित दर जो निर्धारित की जाती है उसे लगान के रूप में या भू राजस्व के रूप में जमा करवाता रहता है, तो जो है उससे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। दूसरी व्यवस्था थी कि इसमें यह भी समझौता किया गया कि जो जमींदार वर्ग है
जिसके साथ ये समझौता किया गया, उसके साथ जो निर्धारित दर तय की गई है, निश्चित जो दर तय की गई है, उस दर के अलावा किसी भी अन्य प्रकार का कर नहीं वसूला जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं वसूला जाएगा, उनसे किसी भी प्रकार का कर, उसके ऊपर अन्य जो कर है वो नहीं लगाया जाएगा। तो ये व्यवस्था की गई। तीसरी व्यवस्था थी कि भू राजस्व दर निश्चित की गई, निर्धारित की गई। इसमें जो है, जहां पहले हर बार 1 साल के बाद दरों में परिवर्तन होता रहता था, ऊपर नीचे की जाती थी, बढ़ाई जाती थी, कम की जाती थी, या जो भी किया जाता था, लेकिन इस स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जो है वह भू राजस्व की दर को जो है स्थायी कर दिया गया, यानी कि दर निश्चित निर्धारित कर दी गई। हाँ, ये जरूर था कि इसमें जो है, जो 1765 की दर व्यवस्था थी उससे जो है दुगुनी कर दी गई। दर जो है वह निर्धारित तो कर दी गई, लेकिन जो 1765 की दर व्यवस्था थी उससे डबल कर दी गई। तो इस प्रकार बार बार जो भू राजस्व निर्धारित करने के लिए खर्च लगता था या समय लगता था, उससे जो है इससे बचा गया और लंबे समय के लिए यानी स्थायी रूप से जो दर को निश्चित किया गया। और इसके साथ साथ ये भी तय किया गया कि स्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद अगर उत्पादन में वृद्धि होती है या आय में उसकी जब वृद्धि होती है, तो उसके बावजूद भी दर में जो है किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की जा सकती, उससे किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जा सकती। जो दर निश्चित की गई है वही रहेगी, चाहे उत्पादन में कितनी ही वृद्धि ना हो जाए, आय में कितनी ही वृद्धि क्यों ना हो जाए। लेकिन इसमें एक और क्लॉज डाल दिया गया कि न्यायालय की अनुमति से, अगर न्यायालय अनुमति देता है तो जो है, अगर उत्पादन अच्छा होता है या आय में बढ़ोतरी होती है, तो जो है न्यायालय की अनुमति से दर में परिवर्तन किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। चौथी व्यवस्था थी जमींदारों को न्यायिक अधिकार नहीं, यानी जो जमींदार वर्ग था इसको, जहां पूर्व में न्यायिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जो है जमींदारों से जो न्यायिक अधिकार थे वह छीन लिए गए। उन्हें अब किसी प्रकार का न्यायिक अधिकार नहीं था। पांचवी व्यवस्था की गई इसमें कि रैयतों को न्यायालय में जाने का अधिकार, यानी जो रैयत यानी किसान, जो किसान वर्ग है, रैयत है जिसकी जमीन है, जिसके पास जो खेती करता है, तो ये जो जमींदार वर्ग था वह इन रैयतों को पट्टे जारी करता था और उन पट्टों को जारी करता था। तो अगर जमींदार कोई अनुचित व्यवहार करता है या पट्टे जारी नहीं करता है या गलत तरीके से पट्टे जारी करता है, तो जो है ये किसान या रैयत जो है वह न्यायालय में जा सकती थी, उसको अधिकार था न्यायालय में जाने का और न्याय प्राप्त करने का। तो इसमें एक व्यवस्था ये भी की गई कि जो रैयत थे उनको यह अधिकार दिया गया कि अगर जमींदार वर्ग अनुचित कार्य करता है तो वह जो है जमींदार के विरुद्ध न्यायालय में जा सकते हैं। इसमें यह व्यवस्था की गई। और इसके अलावा जो है, अगर जमींदार इनका उल्लंघन करता है शर्तों का, या पट्टे जारी नहीं करता है, या संबंध में कोई भी बात करता है, तो जो है उसे रैयत जो है उसके विरुद्ध में न्यायालय में जा सकती है। तो अब जो है इस भू प्रबंध की विशेषताएं क्या थी, यानी इसके गुणों से बात करने से पूर्व जो है इसकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं कि भू राजस्व व्यवस्था जो स्थायी बंदोबस्त के रूप में लागू किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में, तो उसकी क्या विशेषताएं थी। तो इसमें ये व्यवस्था की गई थी, विशेषताएं ये थी कि इसमें जो है उपज का उपभोग करने का अधिकार जो है 3 वर्ग को माना गया। एक वर्ग था सरकार, दूसरा जमींदार और तीसरा किसान। और इसके साथ साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सरकार के लिए जो राजस्व निर्धारित करके तथा जमींदारों के साथ अधिकारों की जो घोषणा की, उससे जो है सरकार और जमींदारों के हितों की तो रक्षा हो गई, लेकिन जो किसान वर्ग था उसके हितों की उपेक्षा की गई, क्योंकि इसमें किसान को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, केवल उसको न्यायालय में जाने का ही अधिकार था। लेकिन किसानों के पास इतने साधन नहीं थे कि वह न्यायालय में जा सके,
तो जो है किसानों के लिए व्यवस्था बड़ी ही हानिकारक थी। और इसके साथ साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उन सभी व्यक्तियों को, लोगों को जमींदार मान लिया जो 1793 ईस्वी से भूमि के स्वामी थे, या जिनके पास भूमि थी और जो भूमि के स्वामी मालिक थे, उनको जो है जमींदार मान लिया गया। और इसके साथ साथ इस प्रबंध द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भूमि को संपत्ति मानकर उसके स्वामी को बेचने, दान देने अथवा दूसरे को हस्तांतरित करने का अधिकार भी प्रदान कर दिया। और अगर जमींदार उस भूमि को दान देता है, हस्तांतरित करता है या बेचता है या गिरवी रखता है, कुछ भी करता है, तो उसे सरकार की पूर्व अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं, यानी कि पूर्ण रूप से भूमि का स्वामी जो है जमींदार को इस व्यवस्था के अंतर्गत मान लिया गया। और इसके अलावा जो 1793 ईस्वी से पूर्व की व्यवस्था थी उसमें भी जमींदार को भूमि का स्वामी माना जाता था, लेकिन उसमें ये शर्त ये था कि वह न तो जमीन को गिरवी रख सकता है, न हस्तांतरित कर सकता है और न ही बेच सकता है, उस पर एक प्रतिबंध लगा हुआ था। लेकिन इस व्यवस्था के अंतर्गत जो पूर्ण रूप से भूमि का स्वामी किसान जमींदार को माना गया और इसके साथ साथ उसे भूमि को जो है एक संपत्ति के रूप में माना गया और इस संपत्ति का मालिक जमींदार माना गया और जमींदार को पूर्ण अधिकार थे कि वह उस भूमि को बेच सकता है, गिरवी रख सकता है या जो है उसे हस्तांतरित कर सकता है और यहाँ तक कि वह दान में भी दे सकता है। और ये सारी कार्य करने के लिए जो है वह स्वतंत्र है, उसे किसी प्रकार की सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अब करते हैं इसके गुण और दोषों के बारे में चर्चा कि जो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था बंगाल में लागू की गई उसके क्या गुण थे और उसकी क्या कमियां थी। तो कुछ विद्वानों ने जो है इनको इस स्थायी बंदोबस्त को श्रेष्ठ बताया, अच्छी बताया कि ये व्यवस्था बहुत अच्छी थी, क्योंकि विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये अच्छी बात थी, अच्छी व्यवस्था थी, तो कुछ विद्वान मानते हैं कि नहीं, ये तो अच्छी व्यवस्था नहीं थी, जबकि ये बहुत ही बुरी व्यवस्था थी। तो इनमें से मतभेद है विद्वानों में, जैसे जेसी मार्शमैन कहते हैं या लिखते हैं विद्वान जेसी मार्शमैन, वह कहते हैं कि यह बहुत अच्छी व्यवस्था थी, यह एक साहसिक, निर्भीक एवं बुद्धिमत्तापूर्ण कदम था। जेसी मॉर्शमैन के अनुसार यह एक बहुत ही साहसिक, यानी कि जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई इसके बारे में कहते हैं कि यह एक बड़ा ही साहसिक कदम था, निर्भीक कदम था और बुद्धिमत्तापूर्ण कदम था। जबकि इसके विपरीत उल्टे जो है टी.आर. होम्स कहते हैं, इसकी आलोचना करते हुए टी.आर. होम्स कहते हैं कि यह एक भयंकर भूल थी, स्थायी बंदोबस्त एक भयंकर भूल थी, क्योंकि इसमें जो है छोटे किसानों को कोई लाभ नहीं था और इसके साथ साथ जमींदार भी बार बार लगान चुकाने में असफल रहे, क्योंकि जो दर निश्चित की गई थी वह बहुत ही ऊंची दर थी, जिससे जो है उस दर से लगान चुकाना संभव किसानों के सभी के पास के सभी के लिए संभव नहीं था। तो जो है कहते हैं कि जमींदारों को बार बार लगान चुकाने में वह असफल रहे और फिर जो है उनकी ज़मीन को या उनकी जागीर को जो है सरकार ने अपने लाभ के लिए बेच दी, उनकी ज़मीनों को बेचा गया। तो इस प्रकार ये व्यवस्था बड़ी ही हानिकारक थी, जहाँ जमींदारों के लिए भी हानिकारक सिद्ध हुई तो उसके साथ साथ छोटे किसानों के लिए तो वैसे भी हानिकारक ही थी। तो इस प्रकार टी.आर. होम्स के अनुसार यह व्यवस्था जो थी, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था, ये पूर्ण रूप से दोषपूर्ण थी, अच्छी नहीं थी, यह एक भयंकर भूल थी। तो इसके गुण क्या थे, यानी जो व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था लागू की गई, इसके गुण क्या थे। तो गुणों की बात करें तो हम कह सकते हैं, इसका जब हम समालोचनात्मक विवेचन करते हैं तो कुछ दो पक्ष निकलते हैं, एक गुण और दूसरा अवगुण या दोष, यानी कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी प्रकार इस व्यवस्था में भी दो पहलू थे, एक तरफ गुणों को तो दूसरी तरफ इसकी हानियां भी थी। तो गुण क्या थे, गुण ये थे कि पहला जो था इस स्थायी बंदोबस्त का कि राज्य की आय में वृद्धि, जो दर निश्चित की गई वह 1765 से दुगुनी दर निश्चित की गई, जिससे जो है राज्य
को जो है काफ़ी लाभ हुआ, क्योंकि अधिक राजस्व मिलने लगा, जिससे जो है राज्य की आय में वृद्धि होने लगी, वृद्धि हुई। तो और दूसरा था समय व धन की बचत, यानी इससे पूर्व जो वार्षिक व्यवस्था थी, तो प्रत्येक वर्ष जो है फिर से सर्वेक्षण किया जाता था, लगान की दर को निश्चित किया जाता था, अधिकारी वर्ग जाता था सर्वेक्षण करने के लिए, तो उसमें जो है समय और धन दोनों का अपव्यय होता था। तो इस व्यवस्था में जो है स्थायी रूप से जो है दर निश्चित कर ली गई, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया, और बार बार जो है सर्वेक्षण कराना या दर को निश्चित करने के लिए झंझटमारी खत्म हो गई। तो इससे जो है सरकार के समय और धन दोनों की बचत हुई। इस प्रकार यह व्यवस्था जो है समय और धन की बचत के रूप में भी है, इसका ये गुण था। और तीसरी जो बात करें वह थी कंपनी की आय निश्चित, यानी कि इस स्थायी बंदोबस्त से जो है कंपनी की आय निश्चित हो गई, क्योंकि दर निर्धारित की गई। अब कंपनी को यह पता था कि वार्षिक राजस्व कितना मिलेगा और किस समय मिलेगा, इस बात की जानकारी जो है कंपनी को हो रहती थी। और इसके साथ साथ इसकी जानकारी में जो है होने के कारण अपना समय जो है दूसरी योजनाओं में, जो लाभकारी योजनाएं थी, आर्थिक योजनाएं थी, उसके निर्माण में भी इन्होंने वक्त मिल गया, निर्माण कार्य शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ दूसरी योजनाएं बनाना भी सरल हो गया, क्योंकि अब जो है बार बार सर्वेक्षण करवाने की वो सारे झंझट जो है खत्म हो गए। इसके साथ साथ आय जो थी, क्योंकि दर निश्चित हो गई, स्थायी हो गई, तो जो है अब कंपनी को ये पता था कि कितना धन जो है या कितना राजस्व जो है वह मिलने वाला है और किस समय मिलेगा। तो ये सारी बातें जब इनको ज्ञात रहती थी, तो जो है इनका अधिकारियों का समय जो है दूसरी व्यवस्थाओं की ओर ध्यान दिया, तो और इसके साथ साथ अनेक आर्थिक निर्माण कार्यों में भी अपना समय लगाया, तो इससे ये भी फायदा हुआ, इसका गुण था ये। चौथा था कि कंपनी राजस्व मामलों में मुक्त हो गई। जहाँ पहले राजस्व के मामलों की जिम्मेदारी कंपनी के ऊपर थी, उनका निपटारा करना कंपनी पर निर्भर था, दरें तय करना, ये सारी बातें जो है कंपनी पर निर्भर था। अब जो है सारी व्यवस्था से मुक्त हो गई, क्योंकि स्थायी रूप से जो है वो दर निश्चित कर दी गई, और अब जो है उन्हें अपने राजस्व मामलों में मुक्त हो गई। और इसके साथ साथ जो पहले अपनी सेवाएं इसी में लगाई रहते अधिकारी लगे रहते थे, अब जो है वो दूसरी सेवाओं में भी, प्रशासन के दूसरी कार्यों में भी उपलब्ध होने लगी इनकी सेवाएं, और इसके साथ साथ प्रशासनिक सुधारों में भी इन्होंने ध्यान देना प्रारंभ कर दिया। तो चौथा था कंपनी राजस्व मामलों में मुक्त हो गई। और पांचवा जो गुण था इसका वो था कि जो ये है एक स्वामी भक्त वर्ग तैयार, यानी जो जमींदार के साथ जो समझौता किया गया, तो उससे जो है ब्रिटिश कंपनी को एक ऐसा वर्ग मिल गया, एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया जो कंपनी के प्रति वफादार था, स्वामी भक्त बन गया, क्योंकि कंपनी ने जहां इनकी हितों की रक्षा की, उनको जमीन का वास्तविक स्वामी मान लिया, और इस प्रकार से जो है तो एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया जो कंपनी का स्वामी भक्त था। हम देखते हैं कि जब 1857 की क्रांति होती है, पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी जिसे कहा जाता है, तो इस जमींदार वर्ग में, हम इतिहास में पढ़ते हैं क्रांति के बारे में, वहां देखते हैं कि जो ये जमींदार वर्ग था यह कंपनी के पक्ष में ही लड़ा, और इसने जो है जो आंदोलन हुआ उसको कुचलने में ही कंपनी का साथ दिया, जबकि क्रांतिकारियों का साथ इस जमींदार वर्ग ने नहीं दिया। तो यह वर्ग जो है एक तरह से अंग्रेज कंपनी का सुरक्षा कवच बन गया। तो इस प्रकार एक ऐसा स्वामी भक्त वर्ग तैयार हो गया जो आगे चलकर इनके काम आया। इस संबंध में सेटनकार कहते हैं, विद्वान सेटनकार कहते हैं कि स्थायी परमबंध ने एक ऐसे धनी तथा विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को उत्पन्न किया जो सिपाही विद्रोह के समय यानी कि 1857 की क्रांति के समय जो है
1857 की क्रांति के समय सरकार का प्रधान स्तंभ बन गया। तो इस प्रकार एक ऐसा स्वामी भक्त वर्ग भी तैयार हो गया इस व्यवस्था के अंतर्गत। छठा जो गुण था इसका वह था कृषि भूमि का विस्तार। इस स्थायी बंदोबस्त से जो है, क्योंकि दर ऊंची थी, ऊंची दर निर्धारित की गई थी और स्थायी कर दी गई थी, तो अब जो है कृषि भूमि के विस्तार में भी इन्होंने योगदान दिया और कृषि भूमि का विस्तार हुआ। और इसके साथ साथ कृषि भूमि के विस्तार के साथ साथ नए नए गांव बसने भी प्रारंभ हो गए। तो ये भी इसका गुण था। सातवां जो था वह था संपन्नता में वृद्धि, यानी लगान भू राजस्व निर्धारित हो गया, अब उसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हो सकती थी, ये तो निश्चित कर दिया गया था। तो जब किसानों की या उत्पादन में जब वृद्धि हुई तो वृद्धि से जो है जमींदार वर्ग में संपन्नता आई, क्योंकि उनको तो जितना निश्चित किया गया था राजस्व उतना ही जमा करवाना था, अगर उसके बाद जो बचता है वो तो स्वयं के पास रखना था। तो इस प्रकार जो जमींदार वर्ग था उसमें आर्थिक संपन्नता आई इससे। और इसके अलावा आर्थिक संपन्नता होने के कारण जो है जमींदार वर्ग जो था वह जो है शहरों की ओर चला गया, वहाँ अपना जीवन जो है शान शौकत से जीने लगा। और पीछे जो उसने इस राजस्व व्यवस्था को संभालने के लिए एक एजेंट को नियुक्त कर दिया, तो एक नया वर्ग भी पैदा हो गया इससे, और जिसे परजीवी पोषक कहा जा सकता है, क्योंकि वह एजेंट या प्रतिनिधि जो है वह किसानों से लगान वसूलने का कार्य करता था। और ये जो एजेंट किसानों का शोषण करना भी इन्होंने प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार एक नए वर्ग का भी इस व्यवस्था के साथ उदय होता है। और इसके साथ साथ बंगाल में एक रूपता, यानी कि समान रूप से जब लगान व्यवस्था लागू की गई तो बंगाल में जो है एक रूपता स्थापित हो गई। और इस व्यवस्था से जो है जमींदारों से न्यायिक अधिकार छीन लिए गए और इसका दोहरा लाभ हुआ, यानी जब जमींदारों से न्यायिक अधिकार छीन लिए तो इसका दोहरा लाभ हुआ। एक तो ये कि अब जमींदार वर्ग जो है कृषि पर ज़्यादा ध्यान देने लगा, क्योंकि उसको न्यायिक अधिकार थे ही नहीं, तो जो है वो अपना समय खेतीबाड़ी में के पर ध्यान देने में ही लगा दिया। और इसके साथ साथ दूसरी जो है न्यायिक शक्तियाँ उन लोगों को सौंपी गई जो न्यायिक कार्य के लिए योग्य थे या न्यायिक कार्यों के जानकार थे, जिससे जो है न्याय व्यवस्था में भी सुधार हुआ और लोगों का न्याय के प्रति भी विश्वास बढ़ा। तो इस प्रकार अगला था रैयतों के हितों की सुरक्षा। इसमें जो यह भी व्यवस्था की गई कि जहां इसमें जमींदारों को अधिकार दिए गए, जमींदार को भूमि का अधिकारी माना गया, जमींदारों के हितों की सुरक्षा की गई। तो इसके साथ साथ इसमें कुछ रैयतों यानी किसान वर्ग के हितों की भी रक्षा की गई, क्योंकि इसमें ये व्यवस्था की गई थी कि जमींदार जो है रैयत के पट्टे बांटेगा, पट्टे देगा, और अगर जमींदार निर्धारित पट्टे नहीं वितरण करता है या नहीं देता है या किसी भी प्रकार की कोई चूक करता है या मनमाना व्यवहार करता है, तो रैयत जो है उसके विरुद्ध न्यायालय में जा सकती है, अपना दावा कर सकती है। तो इससे जो है रैयतों के हितों की भी सुरक्षा हुई। तो इस प्रकार कुल मिला के इस व्यवस्था के ये गुण थे कि कौन कौन से इसके गुण थे जिनके बारे में हमने देखा। दूसरी बात करें इसके दोषों की कि इसमें इस व्यवस्था के दोष क्या थे। तो दोषों की बात करें तो पहला दोष था कि किसानों से स्वामित्व छीन लिया, यानी जब स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू नहीं की गई थी, यानी इस व्यवस्था के लागू होने से पूर्व जो जमीन थी, जो भूमि थी, उसका स्वामी किसानों को माना जाता था। लेकिन जैसे ही स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई तो उसमें जो है किसानों को इस स्वामित्व से वंचित कर दिया और जमींदार को जो है भूमि का वास्तविक स्वामी माना गया, और इससे जो है किसानों से इस जो भूमि का स्वामित्व था वो छीन लिया गया इस किसानों से। दूसरी बात करें कि जमींदारों का शोषण, इसमें जो है जमींदारों का भी शोषण हुआ, क्योंकि जब स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई तो इसमें लगा जो भू राजस्व व्यवस्था की गई, जो दर निश्चित की गई,
वह बहुत ज़्यादा थी, बहुत अधिक थी, क्योंकि 1765 से दुगुनी व्यवस्था थी, दर निर्धारित की गई थी। तो जिन जमींदारों ने समय पर इस किसी भी तरह से मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके उस निश्चित दर को चुकाने में सफल रहे, तो वह तो जो है बाद में आर्थिक संपन्न हो गए, धनवान बन गए। लेकिन जो बेचारे इस दर पर चुका नहीं पाए जमींदार, उनसे जो है उनकी भूमि छीन ली गई, उसकी भूमि को नीलाम कर दिया गया। और बेचारे जो जमींदार थे वह जहाँ पहले जमींदारी का सुख भोग रहे थे, तो अब जो है वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। उनसे उनकी ज़मीनें छीन ली गई और दूसरों को दी गई, और वह जो है बेचारे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गए। तो इस प्रकार जमींदारों पर भी इस व्यवस्था का दुष्प्रभाव पड़ा। इसके साथ साथ तीसरी बात करें, तीसरी बात ये थी कि एक नए वर्ग का उदय, यानी उप जमींदार। जैसे ही दर निर्धारित कर दी गई, स्थायी कर दी गई, तो अब जो है दर बढ़ने का कोई चांस नहीं था, दर नहीं बढ़ाई जा सकती थी। चाहे कितना ही फसल अच्छी हो जाए, उत्पादन कितना ही बढ़ जाए, आर्थिक संपन्नता कितनी ही बढ़ जाए, तो इस बात का लाभ जो है उन जमींदारों को भी प्राप्त हुआ। और जब जमींदार वर्ग में आर्थिक संपन्नता आई, तो जमींदार वर्ग जो है गांव छोड़कर शहरों की ओर चले गए और बड़ी शान शौकत से रहने लग गए। लेकिन पीछे लगान वसूली का कार्य भी करना जरूरी था, तो उसके लिए उन्होंने जो एक एजेंट व्यवस्था प्रारंभ कर दी, जिसे उप जागीरदार कहा जा सकता है। तो उन्होंने एजेंट नियुक्त कर दिए और इस प्रकार एक नए वर्ग का उदय हुआ। और चौथा दोष बात करें दोष की, तो था भावी लाभ पर प्रतिबंध। यानी जो दर निर्धारित कर दी वह स्थायी थी और उसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जा सकती थी। और क्योंकि अगर अच्छी फसल होती है या उत्पादन में वृद्धि होती है या आर्थिक संपन्नता आती है, फिर भी जो है कंपनी उस निर्धारित दर को बदल नहीं सकती है, उस बढ़ोतरी नहीं कर सकती थी। तो जिससे जो है जो भावी लाभ होना था उससे जो है, यानी कि जब उत्पादन बढ़े तो जो है पहले जहाँ जैसे ही उत्पादन बढ़ता था दरों में परिवर्तन कर दिया जाता था और कंपनी को खूब लाभ होता था। लेकिन इस व्यवस्था से भावी लाभ पर प्रतिबंध लग गया, क्योंकि अब दर निश्चित हो गई, उसको दर को बढ़ाया नहीं जा सकता था। तो जो है दर इसमें भावी लाभ पर प्रतिबंध लग गया। और इसके अलावा बात करें कि पांचवा जो था दोष इस व्यवस्था का, वह था जमींदारों का मनमाना व्यवहार। यानी जो जमींदार वर्ग था, जिनको रेतों के पट्टे जारी करने का अधिकार दिया गया था, तो इन्होंने जो है अपना कार्य ईमानदारीपूर्ण नहीं किया और इन्होंने जो है अपनी मन मर्जी से पट्टे जारी किए। हालांकि रैयतों को इसके विरुद्ध न्यायालय में जाने का अधिकार था, लेकिन उन रैयतों के पास इतना साधन नहीं थे कि वह न्यायालयों में मुकदमेबाजी करते रहे और न्याय के लिए लड़ते रहे। जबकि जमींदार वर्ग साधन संपन्न था, इसके पास अनेक प्रकार के साधन थे। तो जो है बेचारे जो है किसान जो थे, जो रैयत थी, वह बेचारे इनकी जमींदारों के शोषण का शिकार हुई और जमींदारों ने जो है अपना मनमाना व्यवहार किया, अपने मन जिसे चाहा उसको पट्टा जारी कर दिया, जिससे जो है किया उसका पट्टा खारिज कर दिया। तो इस प्रकार किसानों का शोषण किया और अपना पूरी तरह से मनमानी पूर्ण व्यवहार किया जमींदारों ने। पांचवा दोष इसका ये था। छठा था कि किसानों का शोषण। इस व्यवस्था से जो है किसानों का काफ़ी शोषण हुआ, क्योंकि लगान ऊंची दरों से निर्धारित की गई और चाहे अकाल पड़े, चाहे बरसात न भी हो, फसल का उत्पादन न भी हो, तो भी जो दर निश्चित किया गया है उसको तो वसूल करना ही था। और ऐसे समय में जब कभी अकाल पड़ा या जब कभी फसल अच्छी नहीं हुई, तब भी जो ऊंची दरें निश्चित की गई थी, उस दरों से जो है किसानों से लगान वसूल किया गया। इसके अलावा जो नई वर्ग जो उप जागीरदार थे, उन्होंने भी किसानों का शोषण करना प्रारंभ कर दिया। तो जिससे कुल मिला के किसानों की जो है स्थिति बड़ी ही दयनीयपूर्ण हो गई। और किसान जो थे बेचारे, जो जमीन के पहले मालिक थे,
अब जो है वो बेचारे अपने ही घर में किराएदार बन गए थे, ऐसी इनकी व्यवस्था हो गई। यानी कि किसानों का भरपूर शोषण हुआ और वह जो है दुर्दशा के कागार पर पहुंच गए। छठी जो बात थी, इसके अवगुण जो था या दोष था, वह था कि राष्ट्रीयता की भावना के लिए घातक, क्योंकि इस व्यवस्था से एक ब्रिटिश स्वामी भक्त वर्ग तैयार हो गया, जो जमींदार वर्ग था, जो ब्रिटिश कंपनी का प्रति वफादार था। तो जब 1857 की क्रांति हुई तो जमींदार वर्ग ने जो है क्रांतिकारियों का साथ न देकर ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, जिससे जो है एक राष्ट्रीयता की जो भावना होती है उसमें जो है उसके लिए वह बड़ा ही घातक सिद्ध हुआ। बेचारे जो जिसके मन में, किसानों के मन में या जिस वर्ग, जो क्रांतिकारियों के मन में जो राष्ट्रीयता की भावना थी, उसके लिए भी ये बात घातक सिद्ध हुई, क्योंकि एक अपना ही व्यक्ति या अपना ही जो अपना था वही जो है दुश्मन का साथ दे रहा था, जिससे जो है राष्ट्रीयता की भावना के लिए यह घातक सिद्ध हुई। और आठवां जो बात करें इसका दोष, अन्य प्रांतों पर भी आर्थिक बोझ। अब अन्य प्रांतों पर कैसे कि जो दर निश्चित की गई बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत, तो अब बंगाल में जो है चाहे उत्पादन में वृद्धि हो चाहे नहीं हो, चाहे फसलें हो भी नहीं, लेकिन जो दर निर्धारित की गई उतनी तो उससे वसूल ही की जा सकती थी, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता था। तो इससे जो है एक निश्चित मात्रा निर्धारित हो गई। तो अब इसको कहाँ वसूल किया जाए, कहाँ बढ़ोतरी की जाए, तो जो है जो अन्य प्रांत थे तो उन प्रांतों पर जो है आर्थिक बोझ बढ़ा दिया। वहाँ पर जो है लगानों की दर जो है भू राजस्व की दरों को बढ़ा दिया। इस कमी को पूरी करने के लिए, इस खामी की पूर्ति के लिए जो है उन्होंने जो दूसरे प्रांत थे उन पर जो है आर्थिक बोझ डालना या अनेक प्रकार के कर वसूलना या कर की दरों में जो है भू राजस्व की दरों में जो है उन्होंने वृद्धि करना प्रारंभ कर दिया, जिससे दूसरी प्रांतों पर जो है आर्थिक बोझ बढ़ा। तो इस प्रकार कुल मिला के ये थे इस व्यवस्था के अवगुण, जिसके कारण जो है किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा, जमींदारों पर क्या प्रभाव पड़ा और इसके क्या क्या गुण थे। इसके अलावा बात करें लास्ट में कि इस स्थायी बंदोबस्त का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो किसानों पर बड़ा भयंकर दुष्प्रभाव पड़ा। जहां पहले भी किसानों का शोषण होता था, ऐसी बात नहीं है कि पूर्व की जो व्यवस्थाएं थी वो किसानों के बहुत ही हित के लिए थी, ऐसा नहीं था। शोषण तो पूर्व में भी होता था, लेकिन इस व्यवस्था ने तो किसानों का और भी ज़्यादा शोषण किया, क्योंकि एक नया वर्ग पैदा हो गया। पहले जहां जमींदार वर्ग तो शोषण करता था और उन कुछ रियायतें भी दी जाती थी पूर्व में, जहां अगर जैसे एक अकाल पड़ गया तो उसकी लगान में थोड़ी कम राजस्व, भू राजस्व की दर में कटौती कर दी जाती थी। अच्छी फसल होती थी तो बढ़ोतरी कर दी जाती थी। तो कुल मिला के ठीक ठाक व्यवस्था थी। लेकिन स्थायी बंदोबस्त तो जो है उसमें दरें को स्थायी रूप से निर्धारित कर दिया गया और वह भी ऊंची दरें निर्धारित की गई। अब चाहे अकाल भी पड़ जाए या फसल का उत्पादन हो ही नहीं, तो लेकिन जो दर निश्चित की गई है उस दर से किसान को लगान तो चुकाना ही है, और जमींदार वर्ग जो उस दर से किसान से लगान वसूली करता था और इसके लिए वो अनेक प्रकार के अत्याचार और कठोर आचरण भी करता था, जिससे बेचारे किसानों का शोषण होता था। और इस शोषण से बचने के लिए किसान जो है साहूकारों से कर्ज लेकर उस दर को, लगान को चुकाने का काम करता था। तो एक प्रकार से साहूकारों के चुंगल में भी फंस गया। और साहूकार, क्योंकि किसान वर्ग अनपढ़ था, पढ़ा लिखा वर्ग नहीं था, तो जमींदारों ने भी इसका शोषण किया, फायदा उठाना प्रारंभ कर दिया कि जब उनको कर्ज दिया जाता था तो एक संविदा पत्र तैयार किया जाता था, यानी कि उसे लिखित में दिया जाता था, गारंटी है। तो बेचारे अनपढ़ किसान होते थे तो उनको कर्ज के ब्याज के रूप में जो है या कर्ज के रूप में जो पैसे दिए जाते थे उनको लगान चुकाने के लिए, तो इसके बदले में वो लिखित में कुछ लिखवा के उसकी अंगूठा लगवा देते थे किसानों से, और उसमें जो है उनके मकान या ज़मीन को भी गिरवी रख लेते थे। और जब किसान उस रकम को वापस चुका नहीं पाता या उस ब्याज को भी चुका नहीं पाता या रकम को चुका नहीं पाता, तब साहूकार वर्ग जो है उसको अपनी ज़मीन से बेदखल कर देता और या फिर उसके मकान पर भी कब्जा कर लेता। तो इस प्रकार कुल मिला के किसानों के लिए यह व्यवस्था बड़ी ही
हानिकारक सिद्ध हुई। इसका दुष्प्रभाव विशेष रूप से किसानों पर पड़ा, जमींदारों पर भी पड़ा, लेकिन जितना प्रभाव किसानों पर पड़ा उतना प्रभाव किसी पर भी नहीं पड़ा। इसमें जो है किसानों की स्थिति बड़ी ही दयनीय हो गई, दुर्दशा के कगार पर पहुंच गए। और इसके साथ साथ जो कुछ जमींदारों पर भी प्रभाव पड़ा। जैसे उल्लेख मिलता है कि 1793 से लेकर 1798 ईस्वी तक जो है 1701 जमींदारियों की नीलामी कर दी गई और उसी सरकार ने जो है बेच दिया दूसरे जमींदारों को। ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं। तो कुल मिला के इसकी समीक्षात्मक रूप में ये कह सकते हैं कि यह व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से उचित नहीं थी। इसमें जहाँ एक तरफ गुण भी थे तो इसके दोष भी थे, और विशेष करके गुणों से ज़्यादा ये दोषपूर्ण व्यवस्था थी। तो ये थी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में शुरू की गई। अगली क्लास में पढ़ेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में जो मद्रास में प्रारंभ की गई, तो उसके बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।